IDFC First Bank won't be a multi-bagger, and we won't see multi-baggers from this industry, especially the banking industry. क्यों? बताता हूँ। देखो, पहली बात है कि जब भी हम हम जब भी लाइक सॉरी, हाँ, हम जब भी हाँ, कहाँ आए थे? हाँ, हाँ, हम जब भी बैंक्स को जब भी हम मल्टी बैगर्स ढूँढने आते हैं, मल्टी बैगर्स का सबसे बड़ा कारण होता है कि मल्टी बैगर ग्रोथ होना चाहिए, जो कि 30-40% अराउंड ग्रोथ होना चाहिए, तो जो कि लैग्स इन बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि वो दिखाता हूँ, देख दिस बैंक वाज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स उस जिसके पास कैपेबिलिटी थी और शो भी करती थी कि 25% से ग्रो करती है। बट फिर एक दिन वो अपने कॉन कॉल्स में आती है, लास्ट साइड से Q3 FY24 का कॉन कॉल्स में, ये उनका नया ग्रोथ गाइडेंस है, देख लो। IDFC First Bank shares fall after lowers 5-year loan book guidance. So what happened? Here is the C. मैं आ जाओ नीचे आ जाओ। बैंक्स नहीं बन सकते मल्टीबैगर। क्यों? बताता हूँ ना इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट रिएक्शन वीडियो चैनल फ्रॉम द बॉटम 25% मालिया। आप सोच रहे होंगे मालिया नाम कैसा है? अरे जैसे हमारे प्रभु मालिया जी किंग ऑफ गुड टाइम्स थे रियल लाइफ के। वी ट्राई टू बी किंग ऑफ गुड टाइम्स ऑन यूट्यूब। हाँ हाँ, आप बोलोगे नहीं, कौन सा किंग ऑफ गुड टाइम्स? सुनो, मैं भी चैनल एनालिटिक्स देखता हूँ। 50 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 50 मिनट का ड्रॉप अप आ जाता है। सो आई ऑल्सो नो, बट वी स्टिल ट्राई ट्राई टू गिव यू अ गुड टाइम हियर। सो आज का जो वीडियो है, इट्स नॉट गोइंग टू बी जो मेरा यूजुअल फॉर्मेट का वीडियो रहता है, क्रिटिसिज्म टाइप। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एन एक्सप्लेनर टाइप वीडियो। सो इस फॉर्मेट में इसलिए क्योंकि मैं वेबकैम से शूट करता हूँ और इस फॉर्मेट में मेरे को ज्यादा इजी होता है शूट करने में। तो और अगर मैं वेबकैम से पूरा अपना शक्ल ले लूँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब ओवर एक्सपोज दिखेगा। और मेरी शक्ल तो ऐसी है ही इतनी अच्छी, तो वीडियो ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसी फॉर्मेट में रख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आप जाके देख सकते हो। फिनोवेशंस बाय प्रशांत, मेरे को क्या बोली, प्रसाद प्रसाद प्रशांत प्रसाद, बहुत जाने माने यूट्यूबर है, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक हिम आउट। ये यूजुअल क्रिटिसिज्म नहीं होगा क्योंकि देखो भाई, कितना और क्रिटिसाइज करूँ किसी इंसान को? करेंगे, हफ्ते में एक वीडियो तो, एक दो वीडियो तो आएगा ही वो सब चैनल पे। और अक्षत सर के लिए तो स्पेशली एक एलोकेटेड है, क्योंकि लास्ट 3-4 वीडियो में जो उन्होंने बोला है, भाई रोस्ट हो सकता है। तो फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो ये वीडियो देख लेना जाके। करने वाले हैं जिसने सो पिछले या, एक साल में ही ये जो वीडियो है वो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर इसलिए मैं रख रहा हूँ कि बट इट्स मोर अबाउट अ सेक्टर, लाइक मल्टी बैगर क्यों नहीं बन सकता, मल्टीवर्स क्यों यहाँ इस सेक्टर से नहीं निकल सकते, तो इसी बात पे है। बट IDFC फर्स्ट बैंक को मैं इसीलिए एज ए प्रॉक्सी ले रहा हूँ इस सेक्टर को, बिकॉज इस सेक्टर में सबसे बड़ा जो रिटेल सेगमेंट में कोई अगर एक बैंक है और जो बहुत अच्छा कर रहा है, वो ये बैंक है। और ये बेस्ट बात है, ये मीडियम टू स्मॉल साइज बैंक्स में आता है। और इसमें इसका ग्रोथ ग्रोथ रेट बहुत हाई है, मतलब ग्रोथ अच्छा कर सकता है। बट स्टिल आई थिंक दिस कांट बी ए मल्टीबैगर। क्यों? वीडियो में बताता हूँ यार, वेट करो थोड़ा। 86% तो का ये आप रिटर्न देख दिया है, सकते हो। जिसके बाद कोई इसे नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बोल रहा है तो कोई इसे नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक बोल रहा है। तो ऐसे में ये समझना तो चलो ये देख इन्फ्लुएंस ले। पाने। Hey, Grant Cardone here. It took me अरे 4 यार, decades. कुछ ना कुछ हो ना हो मेरे जीवन में, यूट्यूब प्रीमियम लूंगा मैं। To figure out how to get wealthy, but I'm going to teach you चलो how I चलो। did it in just के बाद उनके मन में ख्याल आया कि अब कुछ नया करते हैं और फिर अप्रैल रिटेल बिजनेस छोड़कर बाकी सारे करने के हाँ लिए ये देख लेना आईडीएफसी यार, फर्स्ट अच्छा का अच्छा वीडियो है। जरूर में एंट्री करके सो ईयर या, में 8.7 रिटेल हियर एज यू डिपॉजिट कैन से सी, आप देखिए जहां पे थोड़ा कंपनी फंडामेंटल्स देखते हैं। देखो, मेनली दिस बैंक वाज इंफ्रा लेड बैंक, जिसको कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्ज किया रिटेल ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। और इसको हेड करते हैं सबसे हमारे जाने माने बैंकर मिस्टर वी वैद्यनाथन, जो कि एक स्टार प्लेयर है रिटेल सेगमेंट में। तो ये सब आप जानते हो, इसमें मेरे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होलसेल लोन फंडामेंटल का देख जो लो और फिर मैं ग्रॉस आपको समझाता हूँ क्यों नहीं बन सकते। ये फंडामेंटल सब अच्छे हैं। देखो, एनपीएस जो 7-8% है, एनपीए वो अभी टू वो पॉइंट सही नाइन है। सिक्स आप देख परसेंट आ सकते हैं कि चुके हैं। होलसेल कासा डिपॉजिट 50% पे है। और डिपॉजिट्स तो ये भाई, तो क्या ही बोलूं, अगर मेरे को बोला जाए कि एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आपको ज्यादा अच्छा लगता है एज इन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्ट, मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगता है। क्योंकि देखो भाई, पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के यहाँ निम्स जो होते हैं 6% अबव रहते हैं, वैसे एचडीएफसी बैंक के 3.7 पे 3.3% रहेंगे। फिर जो कासा डिपॉजिट है वो
एचडीएफसी बैंक के मोस्टली अराउंड 40-45% रहते हैं, इसके तो 50% टच कर गए थे। तो और देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टमेंट परसेंट और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये छोटा बैंक है, तो ये उनके साइज का भी बन सकता है। तो दीज थिंग्स मेरे को बहुत, डिपॉजिट बट स्टिल 73% के थे। आई आई से दिस वोंट बी ए मल्टीबैगर। चलो आगे देखते हैं, क्यों नहीं बन रिटेल डिपॉजिट सिर्फ 27% के थे। पिछले 5 साल में पूरी तरह से पलट कर उल्टा हो गया है। सकता। हाँ ऐसा चलो। रेशो भी बढ़ जाता। ऐसा रेशो चलो 2018 फोकस किया कि अपना खत्म करता दोनों हूँ। में बढ़ोतरी। हाँ देखो, रिटर्न ऑन एसेट्स कितने हैं? रिटर्न ऑन एसेट से जो दिया गया है, क्वार्टर दिया इंफ्रा गया है। लोन और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब देखिए, इस बैंक की जो शेयर प्राइस है वो तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही कई सारे कंसर्न्स आए हैं वैल्यूएशन को लेकर कि क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो गया। हम्म। उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल के एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। हाँ, ये वाला चीज। यहाँ पर कंपनी देखो, का जो रिवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 12% से और पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 20% से बढ़ा है। वहीं पर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल है। लेकिन एक चीज़ आपको हाईलाइट करनी चाहिए कि कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। अब हाँ, क्योंकि वो जब बैंक 18 में मर्ज हुआ है आईडीएफसी बैंक के साथ, कैपिटल फर्स्ट जो मर्ज हुआ था आईडीएफसी बैंक के साथ, उसके बाद जो वी वैद्यनाथन थे, उन्होंने क्या किया था ना, अपना जो मेन फोकस था वो लोन बुक ग्रोथ पे नहीं रखा था। लास्ट 3 इयर्स आप जाके थोड़ा रिसर्च कर दो। लास्ट 3 इयर्स में जो 3 इयर्स जो था उनके लिए जस्ट मतलब लाइक वो अपना एसेट और लाइबिलिटी मैच करा रहे थे, मतलब लाइक वो लाइबिलिटीज अच्छे, मतलब डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक्स के लिए वो अच्छे से ले आए पाए, तो फिर वो एक बेसलाइन आपको दे देता है कि आप वहां से ग्रोथ कर सकते हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो इतना हाई नहीं है, बट बिकॉज लोन बुक ग्रोथ हमने रोक दिया था उस टाइम पे। सर ने रोक दिया था, मतलब जो विवेकानंद सर ने वो रोक दिया था। फिर उसके बाद जो जो उन्होंने ग्रोथ किया है, आप देख रहे हो 2 साल में जो ग्रोथ हुआ है सर बैंक का, बट स्टिल स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम हुई। अब ये इसलिए भी है कि इन्होंने इंफ्रा लोन अपने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए, जिससे इनके जो डिफॉल्ट्स हैं इंफ्रा में वो भी कम होते जा रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज़, ये वाला फैक्टर देख लो। ये प्रोविजन फैक्टर पे मैं आपको और एक बार लेके आऊंगा, क्योंकि आप जाके एक बार क्वार्टर जो FY23 है, FY24 है, सॉरी FY24 है, उसका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 देख लेना। मोस्टली 3 क्वार्टर का, अभी तो क्वार्टर 4 निकला नहीं है, तो 3 क्वार्टर का जो प्रोविजंस है वो 3 क्वार्टर, जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 FY24 के प्रोविजंस जो है वो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और FY23, इन तीनों से 40% ज्यादा है। तो बिग रीजन व्हाई दिस इज हैविंग ए प्रॉब्लम टू बिकम ए मल्टीबैगर इज दिस। जो आपको ध्यान देनी चाहिए यहाँ पर वो है कंपनी के प्रोविजंस इज वन 2018 में। वन फैक्टर दैट हैज अ प्रॉब्लम, मतलब लाइक वो मेरा जो पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस बैंक थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि लास्ट 3 साल से मैं इस बैंक को फॉलो कर रहा था और मेरे को सब लाइक द मैनेजमेंट एवरीथिंग ओके, बट स्टिल द प्रॉब्लम रोज थ्रू दिस, जब प्रोविजंस के नंबर बढ़े। तो फिर आते आते ये वीडियो चलते हैं, चलो। हाँ, तो हो प्रोविजन। सकते हैं। वहीं पर अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो वहां पर हाँ, लेकिन कंपनी अब बहुत अच्छा बहुत कर रही है, एनपीए बहुत। एनपीए पे जो कंट्रोल सर ने लाया है, मतलब बैंक के, तो सोच सकते हो जो कोविड टाइम से 4.5% से सीधा 2.96%, कोविड टाइम पे 4.5 मतलब बैंक जो 3% पे थे और 4.5% पे चले गए, उनको अभी तक मतलब 3-3.5% तक लाना, उन ग्रॉस एनपीए में लाना उनके लिए प्रॉब्लम हो चुका है। ओके, और एक बार ओके, यहाँ पे एक मजा बात बोलता हूँ। जब भी आप क्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को देख रहे हो, कभी भी ऐसे परसेंटेज वाइज वाइज मत देखना, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई बैंक क्या करते हैं ना, अपने कलेक्शन एफिशिएंसी को छुपाने के लिए, मतलब एक इल्यूजन काम करती है, इल्यूजनिस्ट वाला काम करती है, क्या करती है ना, अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बढ़ा देती है, मतलब लोन बुक ग्रोथ ले आती है। तो लोन बुक ग्रोथ होने के कारण क्या होता है ना, जो अगर भी आपका एनपीए घटा नहीं है, मतलब कलेक्शन अच्छे नहीं हुआ है, घटे नहीं है, तब भी क्या होता है ना कि आपका जो एक ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है वो कम दिखता है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए परसेंटेज ओवरऑल एसेट्स पे रहता है। तो अगर लोन बुक ग्रोथ आ गया तो ओवरऑल एसेट, तो आपको हर वक्त ग्रॉस एनपीए नंबर को एज एन एब्सोल्यूट देखना चाहिए, कभी भी ऐसे परसेंटेज वाइज नहीं देखना चाहिए। ओके, सो ज्यादा कंट्रोल में है कंपनी। और नेट एनपीए को भी घटाने का बहुत इजी है, प्रोविजंस बढ़ा दो। वो लेकिन वो क्या करता है ना, पैड पे असर देता है। तो और नेट एनपीए से ज्यादा आप ग्रॉस एनपीए देखो कितना हुआ है। ग्रॉस एनपीए क्या बोलता है ना, वो आपको एक दिशा दिखाती है कि ये बैंक्स जो है ये किसको लैंड कर रही है, और जो लैंड कर रही है वो लेंडिंग प्रोसेस में इसको पैसे वापस मिल रहे हैं कि नहीं। बिकॉज नेट एनपीए को कमाना इजी है, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट से प्रोविजंस निकाल दूं
तो वो नेट एनपी घट जाता है। तो ग्रॉस एनपी अगर आप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो देन दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। थी, जो कि अभी बढ़कर 800 से ज़्यादा हो गई है। यानी कि वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन कंपनी का है। अगर उनकी गाड़ी कोई पीछे खींच रहा है तो हमने समझ लिया कि वो है इंफ्रा और होलसेल लोन्स। तो नहीं, नहीं, मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि इंफ्रा और होलसेल लोन्स की वजह से बिग प्रॉब्लम है। हाँ, जो हायर उनके पास जो होलसेल डिपॉजिट्स है, वो जब तक वो रन डाउन नहीं करते, इनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऐसे बढ़े रहेंगे और ये बैंक भी एक्सपेंशन मोड पे है, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑब्वियसली थोड़ा अभी बढ़ा रहे हैं। तो जब भी ये अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो 65% जो बोले कि कर देंगे, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट वहां पे भी एक कैच आता है कि अगर मैं एक्सपेंशन पे ना जाऊं, तो मेरा जो ग्रोथ है वो भी तो स्टॉल होगा। समझे? तो ऐसा नहीं है कि भाई खाली कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखना है। जो बोल देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कॉस्ट टू इनकम घट जाएगा तो अच्छा है, वो है वो। हाँ, अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ और वहां के जो बेनिफिट्स आते हैं, मतलब लाइक जो स्केल के बेनिफिट्स आते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो घटना अच्छा होता है। बट अगर बैंक्स जाके बोलेंगे कि मैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो घटा रहा हूँ, कैसे ना मैं एक्सपेंशन ही नहीं कर रहा हूँ और ब्रांचेस ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ अगर आती है तो ग्रोथ से जो, अगर आपको कॉस्ट टू इनकम जो स्केल्स पे जो बेनिफिट आता है, लाइक क्या होता है स्केल्स जो जो मोस्टली सारे जो होते हैं स्टार्टअप वाले स्केल, हम स्केल पे आ जाएंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वो क्या होता है कि वो क्या होता है, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है वो बहुत बड़ा होता है देन द इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग है। ओके, तो दैट्स व्हाट स्केल इज। तो स्केल बड़ा है, बढ़ेगा, और अगर स्केल से कॉस्ट टू इनकम घटता है तो वो अच्छा है। बट अगर मैं एक्सपेंशन घटा के कॉस्ट टू इनकम घटाओ, वो खराब है, क्योंकि फिर मैं अपना ग्रोथ ही मार रहा हूँ। ठीक है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितने जल्दी ये बैंक अपनी इंफ्रा और होलसेल लोन को कट करती है। अब देखिए, वो कट कर चुके हैं, वो इतना देती नहीं है, वो मेनली रिटेल फोकस्ड बैंक है, बिकॉज उनका उनका जो मेन फोटे है वही है, रिटेल फोकस। तो इसके बाद सवाल ये आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो आपको बता दूं कि फिलहाल कंपनी का जो पी रेशो है वो 22 है। और अरे यार भाई प्रशांत, तेरे पे मैं क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला था, ये क्यों बोला तूने? अरे भाई, थोड़ा इन्फ्लुएंस, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा लाइक कुछ तो पढ़ो भाई। कुछ नहीं, मतलब वैल्यूएशन को एक, किसी को शायद वैल्यूएशन को ठीक से नहीं करना, मतलब लाइक कोई भी भाई कुछ भी बक देता है भाई, ये देखो ये वैल्यू पी, अरे भाई बैंकिंग सेक्टर में पी को नहीं देखा जाता, एंड जैसे बिग रीजन, इसमें वीडियो बनाऊंगा मैं, क्यों पी रेशियो को नहीं देखा जाता, मोस्टली प्राइस टू बुक को देखा जाता है। तो थोड़ा भाई, थोड़ा प्राइस टू अर्निंग नहीं देखा जाता, पीबी देखा जाता है। ठीक है, छोड़ो छोड़ो भाई, मैं बोला था मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूं, पर ऐसे ऐसे टर्म्स बोल के क्रिटिसिज्म लायक करा देते हैं, मतलब मेरे को चांस देते हैं कि मैं कुछ बोल दूं। जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि पी रेशो अकेले देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, उसके साथ आपको कंपनी की ग्रोथ भी देखनी होती है। देखिए जितना पी है लग अरे भाई, नहीं 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 होता भाई, प्राइस टू बुक देखा जाता है, प्राइस टू अर्निंग, देखो भाई प्राइस टू अर्निंग पे अगर मैं बोलता हूँ ना, अगर बैंक्स को प्राइस टू अर्निंग पे इंस्टीट्यूशन लोग वैल्यू करते ना, आज सारे बैंक्स का प्राइस टू अर्निंग 82 एचयूएल टाइप होता, 70-50 ऐसा। बट नहीं होता, क्यों? क्योंकि भाई नहीं देखते ना, क्योंकि देखो बैंक्स का सबसे बड़ा चीज क्या है, परपेचुटी है उसके, मतलब वो ग्रोथ कर सकते हैं परपेचुटी तक, क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या है, नेस्ले और नेस्ले एचयूएल टाइप स्टॉक्स को क्या बोलते हैं कि कुछ हो या ना हो, पेंडेमिक हो ना हो, ये लोग यूज करेंगे। तो वैसे ही बैंक जाना भी सब ऐसा थोड़ी है, कोई गवर्नमेंट आके बोलेगा ये बैंक ये 2030 तक बंद हो जाएगा, नहीं ना। वो सारे बैंक्स पे ही लागू होता है कि ये जब तक इंडिया है तब तक, जब तक इंडिया है तब तक एचडीएफसी बैंक है, तब तक स्टेट बैंक है, ये दो बैंक तो श्योरली है, और आईसीआईसी बैंक है, क्योंकि ये बहुत ही टू, मतलब टू बिग टू फेल है। तो जब ये सब है, तो इनको पी तो मिलना चाहिए ना 50-60 टाइम, नहीं मिलता, क्यों? बिकॉज पी पे वो होता ही नहीं उनका वैल्यूएशन, पीबी पे होता है। और एक ही कंपनी है जिसका 50-60 टाइम्स पी है, वो है यस बैंक, और वो भी बताऊंगा इस वीडियो में भी बताऊंगा क्यों है। लेकिन हाँ, बता ही देता हूँ, देखो यस बैंक का प्रॉब्लम हो गया कि यस बैंक जब एफपीओ किया, पूरा देश उसमें घुस चुका है, मतलब लाइक, मतलब मोस्ट ओन्ड स्टॉक्स, अगर आप जाके मारो सर्च, इंडिया में सबसे मोस्ट ओन्ड स्टॉक्स कौन से है, यस बैंक एक आएगा, एक एक वोडाफोन आएगा। ये तो, अगर वोडाफोन का अर्निंग्स आता तो उसका पीई भी हाई होता, और उसका यस बैंक का और एक रीजन है पीई हाई होने का, वो जो भी अर्निंग्स करते हैं, वो तो इतना बड़ा शेयर होल्डर का लिस्ट है, तो इतने सारे लाइक सम 2877 करोड़ शेयर्स दे है, भैंस क्या, इतना शेयर्स कैसे आ जाते हैं मेरे को ही नहीं पता। ओके, 2877 करोड़ शेयर्स आर देयर,
तो जो ईपीएस होता है मतलब अर्निंग्स होता है वो 2000 गुना से डाइल्यूट हो चुका होता है, तो इसीलिए वो प्राइस टू अर्निंग बढ़ा देता है। बट क्यों, तब भी आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में ही दिखाऊंगा। लगभग उतनी ही कंपनी की ग्रोथ भी है। अगर सेम प्रॉफिट ग्रोथ आगे भी जारी रहती है तो ये वैल्यूएशन कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वैल्यूएशन फिलहाल के हिसाब से बहुत ओवर वैल्यूड हो जाएगा। और यहाँ पर हम ओवर वैल्यूड किस सेंस में, बताओ ना यार। ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा किस सेंस में, थोड़ा कुछ बेंचमार्क बताओ कि ये देखो, ये मैं मेरे को लगता है ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, ये ऐसा हिसाब है, बट यार छोड़ो। हमने एक चीज भी हाईलाइट की थी। और जान के रहो, इंडिया में हर चीज का दाम थोड़ा ओवर वैल्यूड होता है, क्योंकि सेम चीज आप जाके अमेरिका में देखो वो थोड़ा कम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि क्योंकि इंडिया का ग्रोथ ज्यादा है, तो इंडिया करेंसी भी हम ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स डिमांड करते हैं। तो वही बात है कि भाई बताओ ना, स्टेट करो ना किस मतलब कौन से बेंचमार्क से आप बता रहे हो कि ये ओवर वैल्यूड है। कि कंपनी का जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो प्रॉफिट के कंपेरेटिवली हाँ वो तो, अरे भाई तो वही तो बोला, थोड़ा तो रिसर्च करके आओ कि प्रॉफिट ग्रोथ क्यों ज्यादा है सेल्स ग्रोथ, क्योंकि जो मैनेजमेंट जो था वो खुद बताया कि भाई हमको अभी जाना है प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब लाइक सेल्स ग्रोथ पे, कि हमको लोन बुक ग्रोथ नहीं करना, पहले हमको स्टेबलाइज करना है लाइबिलिटी साइड को। अगर लाइबिलिटी, क्योंकि सारा डिपॉजिट्स का गेम है, अगर डिपॉजिट मैं ला पाऊँ तो उसी डिपॉजिट का तो मैं पैसा बांट पाऊंगा, तो पूरा डिपॉजिट्स का गेम है भाई। तो छोड़ो, नहीं पता भाई को क्या कर थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेंशन चल रहा है शायद उस हिसाब से सेल्स ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको दिखने भी मिले। लेकिन अगर हम ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप फाइनेंशियल देखते हो पिछले 3 साल के 5 साल के, तो वो भी बहुत स्ट्रांग बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो वैल्यूएशन है आईसीआईसीआई का वो आईडीएफसी फर्स्ट से कम है। ये, इसीलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। नहीं भाई, आईसीआईसी बैंक स्टिल ट्रेड्स अबव देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओके। ये वीडियो, हाँ ये वीडियो कब का है, 7 मंथ, 7 मंथ से को भी आईसीआईसी बैंक ज्यादा वैल्यूड होता है। यही प्रॉब्लम है, वो पी देख लिया होगा इसलिए वो ये बोल रहा है कि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, नहीं भाई, आईसीआईसी बैंक स्टिल। तो ऐसे में अगर करंट वैल्यूएशन की बात करें तो मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं, लेकिन फेयर के थोड़ा ऊपर ही लग रहा है। ये जो बोल दिया किस हिसाब से बोल, मतलब like बोलो ना, मैं इस बेंचमार्क में ऐसे देखता हूँ वैल्यूएशन को, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, फिर मैं इससे ऊपर जितना होगा वो मेरा। सच्ची में भाई, थोड़ा तो भाई, थोड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा जानो। ये खाली आके वीडियो बना देने से क्या हो रहा है आपको, सिर्फ व्यूज मिलते हैं और कुछ। रहा है। तो इस वीडियो में दिए गए डेटा पॉइंट की मदद से आप इस कंपनी का और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, इस बैंक की और डिटेल में जा सकते हैं। और जहां तक बात है कि क्या ये बैंक नेक्स्ट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बनेगी, छोड़ो वो बात नहीं है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक बन सकती है, आई हैव नो डाउट ऑन दैट, बन सकती है भाई, क्योंकि बैंक का वैसा पेडिग्री है। बट द प्रॉब्लम व्हाट आई, क्यों ये बैंक्स, लाइक व्हाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वोंट बी ए मल्टीबैगर, एंड वी वोंट सी मल्टीबैगर्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, स्पेशली द बैंकिंग इंडस्ट्री। क्यों, वो बताता हूँ। देखो पहली बात है कि जब भी हम, लाइक हम जब भी लाइक सॉरी, हाँ हाँ, हम जब भी हाँ कहाँ आए थे, हाँ हाँ, हम जब भी बैंक्स को मतलब लाइक, जब भी हम मल्टी बैगर्स ढूंढने आते हैं, मल्टी बैगर्स का सबसे बड़ा कारण होता है कि मल्टी बैगर ग्रोथ होना चाहिए, जो कि लाइक 30-40% अराउंड ग्रोथ होना चाहिए, तो जो कि लैग्स इन बैंकिंग सेक्टर। क्यों, क्योंकि वो दिखाता हूँ, देख दिस बैंक वाज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स उस जिसके पास कैपेबिलिटी थी और शो भी करती थी कि 25% से ग्रो करती है। बट फिर एक दिन वो अपने कॉन कॉल्स में आती है, लाइक लास्ट साइड से Q3 FY 24 का कॉन कॉल्स में, ये उनका नया ग्रोथ गाइडेंस है, देख लो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर्स फॉल आफ्टर लोअर्स 5 year लोन बुक गाइडेंस, तो व्हाट हैपेंड हियर इज द सी। मैं आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। ये देखो, जो मैं कहाँ गया रे, हाँ, fell on 18%, the cost to income rate continued and the loan growth was set at 20%. Earlier it was declared to be 25%. Okay, यहाँ पे ये देखो, IDFC reduced the 5 year loan book guidance to 20% from the current 25%. We have put reasonably achievable number because we have assumed the loan book growth will go by 20%, which going into country is not. So problem we have to slow it if at all come there as we go there. Okay, द प्रॉब्लम सी, यू सी, लाइक यही मैं बोल रहा था, जब प्रोविजंस नंबर जब बढ़ रहे थे बैंक के, तभी से हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका था कि भाई ना, अगर कंपनी, अगर लाइक द कंपनी इज ग्रोइंग एट 25% बट द प्रोविजंस आर आल्सो इंक्रीजिंग रिलेटिव, लाइक आप बोलो ना एक साल बाई साल,
तीन क्वार्टर का प्रोविजन 40% से बढ़ चुका है, तो कंपनी देख रही है कि स्ट्रेस है, तो 25% पे ग्रो नहीं कर रही है, 20% पे। अभी 20% पे ग्रोथ कर रही है, ठीक है, मैं माना नहीं, 20% ग्रेट ग्रोथ, मतलब 20% इंडिया में ग्रोथ करना बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम आ जाता है कि 20% में शायद से फुल सारे बैंकिंग स्टॉक्स ग्रो कर रहे हैं, और यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पहला, ग्रोथ आपको मल्टीबैगर रिटर्न ग्रोथ आपको मल्टीबैगर टाइम नहीं मिलता, 30-40% का ग्रोथ नहीं मिलता। सेकंड आता है कि ये जो बैंक्स होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा मतलब लाइक जो मेन मतलब लाइक द रोड ब्लॉक टू देयर वैल्यूएशन इंक्रीज जो होता है, वो होता है कि देखो, ये प्राइस टू अर्निंग्स है 19.8। अगर प्राइस टू अर्निंग्स पे ये बैंक सब ट्रेड करते हैं ना, तो थोड़ा मतलब इनको अच्छा प्राइस टू अर्निंग बोला, जैसे कि ये परपेचुटी तक ग्रो कर सकते हैं, तो फिर इनको हायर प्राइस टू अर्निंग मिलता है, 50-60 टाइम मिलता है, बट वो नहीं मिलता, तो इनका पैक हो जाता है बुक वैल्यू के हिसाब से। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये अराउंड 39.1 है इसका बुक वैल्यू, करंट बुक वैल्यू, जो कि ट्रेलिंग है, करंट मतलब FY 24 का नहीं है, FY 23 का है, ओके। तो FY 24 में थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वट एवर इट इज, आप देख सकते हो ये 2.3 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट आप अभी देखो, जो मेनली मल्टीबैगर्स का ये होता है ना, क्या होता है ना, कि आप एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन जो मल्टीफोल्ड होना चाहिए, लाइक थ्री 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 फोर टाइम 2-3-4 टाइम्स होना चाहिए। तो और अगर अर्निंग्स उस पे हो गई आपका जैसे 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, तो आपको मिलता है समवेयर अराउंड 6 to 12x, तो वो बनता है आपका मल्टीबैगर। क्योंकि मेरे हिसाब से मल्टीबैगर वो होता है, अगर 10 साल में आप 4 गुना कर रहे हो, फिर 5 साल में 2 गुना कर रहे हो, तो वो मल्टीबैगर रिटर्न नहीं है, क्योंकि निफ्टी उतना दे देता है ना। तो आपको जो भी करना है निफ्टी से एटलीस्ट 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स ज्यादा अच्छा करना चाहिए, तो तब जाके मैं स्टॉक पिकिंग में हूँ। नहीं तो मैं अगर अगर मैं निफ्टी जितना ही रिटर्न बना रहा हूँ, तो मैं कौन सा स्टॉक मैं क्यों स्टॉक पिकिंग में हूँ। तो वही बात है, मल्टीबैगर के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये होता है मल्टी, बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अराउंड मल्टीबैगर। क्योंकि कोई कोई लोग सोचते हैं 2x 1-2 साल में कर देना मल्टीबैगर, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि 1-2 साल में 2x कर सकते हो, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप उसी 5 ईयर्स में और 2x कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीबैगर नहीं है। तो जैसे ओके, कम बैक, कि पहला पॉइंट जो मैंने बोला, मल्टीबैगर ग्रोथ है नहीं इस सेक्टर में, क्योंकि आप देखो 25-30% पे ये कंपनी ग्रो कर रही थी, इसका प्रॉब्लम आ गया, इसको डाउनग्रेड करना पड़ा अपना ग्रोथ का ग्रोथ को डाउनग्रेड करना पड़ा। फिर आरबीआई भी लाइक दे आल्सो पुट रिस्ट्रिक्शन, अगर कि कोई भी बैंक्स लाइक, मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। अगर भी कोई भी बैंक लाइक 25-30-40% से ग्रो करती है, आरबीआई आके उसको बोल क्लाइम उस पे ये करती है कि आप दिखाओ आप किसको लोन दे रहे हो, फिर ये करो, फिर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा भी ग्रोथ करिए तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। लाइक हो सकता है वो बैड लोन ज्यादा दे रही है, एवरग्रीन ज्यादा कर रही है, तो आरबीआई का स्क्रूटिनी भी आता है। और थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है इस ग्रोथ को कैप करने के लिए, कि भाई बैंक्स जो होते हैं उनको सीआरआर एसएलआर रेशियो हर वक्त मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब डिपॉजिट्स का कुछ पैसा उनको कैश या फिर ये भी रखना पड़ेगा, और जितना पैसा है वो लेंड कर सकती है। बट सेम केस आप देख लो एक एनबीएफसी के साथ, वो सब नहीं है, इतना सारा रेगुलेशन उन पे काम नहीं करता, तो वो जो है जो भी पैसा उठाती है सारा लोन कर सकती है, तो वहां से वो ग्रोथ ला सकती है। सेकेंड पॉइंट है जो कि मेरे को लगता है लाइक द बिगेस्ट रोड ब्लॉक, इस इनका जो वैल्यूएशन होता है वो प्राइस टू बुक पे होता है। प्राइस टू बुक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखो, बुक वैल्यू जो है, जो भी है आपका, ये जो है टू एंड हाफ टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जैसे 2.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ओके, 2.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये इंक्रीज करेगा अपना वैल्यूएशन को, लाइक लेट्स जस्ट से 1 टाइम से बढ़ाएगा, तो कितना, लाइक 2 टाइम से 1 टाइम और 1 गुना ज्यादा, तो बढ़ रहा है सिर्फ 50% वैल्यूएशन, 50% वैल्यू। और देखो, बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले जमाने में था, लाइक पहले जमाने में, लाइक 2000 से लाइक 1990 से 2020 तक, 2010 तक मोस्टली, कि जो एचडीएफसी बैंक और कोटक, मतलब एचडीएफसी बैंक था, वो उसको 5-6-7 टाइम्स मिलता था, बिकॉज उस टाइम पे वो 30% एबव ग्रोथ करती थी, ओके। अभी वो उसको नहीं मिलता, मतलब लाइक वो वैल्यूएशन 6-7 टाइम्स में नहीं मिलता। अभी शायद से एचडीएफसी बैंक गिर गुरा के शायद से 2-2.5 टाइम्स हो चुका है उसका प्राइस टू बुक। फिर हो गया बात कि आप अगर ग्रोथ इतना इतना लाके आपको 5-6 टाइम्स ही मिलता है मैक्स टू मैक्स। बट अभी क्या हो गया है ना, द प्रॉब्लम इज दैट, कि अभी जितने भी बैंक्स हैं सबको पता है कि बैड लोन्स का प्रॉब्लम आने वाला है। ये में अगर हम बहुत ज्यादा ग्रोथ करें, तो क्या करती है ना, पहले से इंटरनली दे नो कि इतना मतलब 20-25% से ऊपर हमको ग्रो नहीं करना। अगर किए तो बैड लोन्स का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर ये
क्या करती है ना, अपना ग्रोथ जो जैसे 20-25% पे है जो है, तो फिर आपको कितना लाइक हाउ मच यू कैन इंक्रीज, बट वही बात है प्राइस टू अर्निंग्स में। लाइक आप 40-50-60 प्राइस टू अर्निंग्स पे जा सकते हो अगर आपकी कंपनी का ग्रोथ इतना है, लाइक 30-40% पे ग्रोथ है तो आप कंपनी को ले सकते हो, बट इनका जो वैल्यूएशन इंक्रीज है वो सिर्फ 3.5-4 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम्स, और वो भी 4-4.5 टाइम्स आपको मिलता है। लाइक जैसे लेट्स जस्ट सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक सच बैंक है जिसको मिलता है, लाइक देख लो, एयू का है, एयू, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यार आप छोड़ो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,